हे गाइस, साहिल चौधरी दिस साइड। तो अभी मैं मेरी जर्नी वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें जर्नी में मैंने पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम पास किए हैं और क्या चीज़ें ने मेरे को मदद की कि मैंने सिर्फ एसएससी की तैयारी करके बैंक का एग्ज़ाम भी पास कर दिया, आईबीपीएस का, और आरएएस प्री भी एग्ज़ाम पास कर दिया, और एसएससी के तो बथेरों एग्ज़ाम्स जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं सारे मैंने पास कर रखे हैं। तो ये ऊपर ऊपर से ओवरव्यू है कि मैंने ईएसआईसी एमटीएस का जो पहला एग्ज़ाम दिया था वो भी पास है। ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए हैं, सिर्फ मेरा पहला ही अटैम्प्ट था और सब पहले अटैम्प्ट में पास हैं। ठीक है। एसएससी सीएचएसएल का 22, 23 और 24, 22, 23 में मेरी कट ऑफ क्लियर थी लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। 22 में टाइपिंग की वजह से, 23 में कंप्यूटर की वजह से, जो मैंने आगे डिटेल में बता रखा है। 24 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 19 आई है, जिसमें मैं डीईओ के पद पे लगा हूँ। एसएससी सीजीएल 2024 में अभी रिजल्ट आया, जिसका जीएसटी इंस्पेक्टर पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसका आगे फिजिकल टेस्ट होगा और वो मैं देने जाऊँगा। उसके बाद आईबीपीएस पीओ का भी अभी स्कोर कार्ड आ गया है, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा जो भी है। आईबीपीएस पीओ का भी मेरा प्री और मेंस क्लियर है बिना किसी तैयारी के। आईबीपीएस बैंक का मैंने आज तक सिर्फ 2 मॉक लगाए हैं, उसके बाद सिर्फ सीधा एग्जाम देने गया था। पीओ प्री और मेंस सब क्लियर है, इंटरव्यू भी दे के आ चुका हूँ मैं। और आरएएस प्री भी क्लियर है मेरा। आरएएस प्री बहुत मैटर करता है, क्योंकि एसएससी की तैयारी से आप आरएएस प्री क्लियर कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का एग्जाम अगर आप क्लियर कर रहे हो प्री, जो कि इस बार सबसे हार्डेस्ट आया था, तो वो बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी आगे वीडियो में समझा रखी है। ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप चाहे 1.5 गुना पे या 2x पे देख लें, पर वीडियो पूरी देखें कि किस हिसाब से आप अपने टॉपिक्स क्लियर करें, क्या क्या मैंने एग्जाम्स पास किए हैं और किस हिसाब से मेरी तैयारी आगे आपको मदद कर सकती है। तो वीडियो अभी यहाँ से स्टार्ट होगी। हेलो एवरीवन, साहिल चौधरी दिस साइड। जैसा कि आपको पता है अभी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया, तो उसमें जो मैंने पोस्ट सेलेक्ट की थी B16 सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, तो उस पर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है एक तरह से। आगे उसका फिजिकल है जिसकी मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसके पहले मेरा रिजल्ट आया था सीएचएसएल की, जिसमें मेरी ऑल इंडिया 19 रैंक आई थी। उसमें मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे सिलेक्ट हुआ था। उसके अलावा बहुत से एग्जाम है यार जो मैंने क्लियर किए हैं। मैक्सिमम जो भी एग्जाम दिए ना मैंने सबकी कट ऑफ क्लियर की है। कट ऑफ मैंने हर एग्जाम की क्लियर की है। कईयों में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। उनमें क्वालिफाइंग नेचर की कुछ चीजें होती है, जैसे किसी में टाइपिंग होता है, किसी में कंप्यूटर होता है, ये सब चीजें नहीं होती। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जर्नी बता देता हूँ मैं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और अभी मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। सबसे पहले एग्जाम आया था जो मैंने दिया था ईएसआईसी का। ये थी 2022 की वैकेंसी। इसमें मैं जिस टाइम था तो उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं एज एमटीएस के पद पे ही एलिजिबल था देने के लिए। तो मैंने एमटीएस का एग्जाम दिया था। इसमें रीजन वाइज एग्जाम होता है, रीजन वाइज ही पोस्ट आती है और रीजन वाइज ही एग्जाम होता है। तो मैंने पंजाब रीजन से भरा था, जिसमें मेरा प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ। उसके बाद जो मेरी रैंक आई तो वो ऑल पंजाब में मेरी 7वीं रैंक थी। उसके अलावा मैं इस एग्जाम में ऑल इंडिया में, मैंने जस्ट प्री था मैं, तो मैंने चेकआउट किया था, ऑल इंडिया में मैं यंगेस्ट था। ऑल इंडिया में मैं यंगेस्ट था ये एग्जाम क्रैक करने वाला। यहाँ से मेरी गवर्नमेंट जॉब की शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने इसकी क्लिप्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसका जो मेरे को जो प्रशस्ति पत्र, मतलब जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, वो मेरे को मिला था फर्स्ट रोजगार मेला में। नरेंद्र मोदी सरकार ने 22 अक्टूबर 2022 से पहला रोजगार मेला लगा था, जिसमें हमको उस टाइम के लेबर मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने मेरे को ज्वाइनिंग लेटर दिया था, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी यार, क्योंकि इतनी सी जो छोटी उम्र में मैं जॉब लग गया और एज अ मिनिस्टर मेरे को मतलब ज्वाइनिंग लेटर देने आ रहे हैं, तो मैं बहुत गर्व की बात थी मेरे लिए। उसके बाद ये जो मैंने 2 महीने की यार, क्योंकि इसमें मेरे को ब्रांच ऑफिस वाला को अलॉट हुआ था, उसमें बहुत काम होता था। 9:30 से 5:30 तक लगातार काम ही काम था। और आपको पता है एमटीएस की जॉब प्रोफाइल कैसी है। उसमें मेरे पे भरोसा था, मेरे को लगता था भी मेरे में पोटेंशियल ज्यादा है। तो मैंने कहा कि मैं ये जॉब छोड़ूंगा मैं और अगली जॉब की बढ़िया से प्रिपरेशन करूंगा। क्योंकि इतना टाइम आप देख लो यार, इतने टाइम बंदा काम करने के बाद बंदे में क्या रहता है, सब कुछ निचोड़ जाता है उसका। कुछ नहीं रहता कि अपने आके पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने ये 2 महीने ही जॉब की। 2 महीने के बाद मैंने ये जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैं घर पे आ गया। उसके बाद मैंने थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट की। उस टाइम मेरा बीएससी में एडमिशन हो रखा था, तो मैंने वो एडमिशन प्राइवेट करवा लिया। फर्स्ट साल मेरा रेगुलर था, उसके बाद मैंने प्राइवेट एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैंने जो एग्जाम दिया छोड़ने के बाद, वो था सीएचएसएल 2022 का। उस टाइम मैं था फर्स्ट ईयर में।
तो आपको पता है भाई CHSL तो अपने 12th बेस पे दे सकते हैं। यही कुछ एग्जाम थे जो मैं उस टाइम दे सकता था। हालांकि मेरे में पोटेंशियल बहुत था। अगर मैं आपको सही बताऊं ना, अगर 2022 वाले सीजीएल में देता तो मेरे को इतना भरोसा है कि मैं सीजीएल 2022 में ही लग जाता। लेकिन उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी तो मैं दे नहीं सकता था। CHSL 2022 का एग्जाम दिया, इसमें मेरे 273, पता नहीं 283 के आसपास नंबर आए थे। ठीक है, मेंस में। और ये मेरी कट ऑफ क्लियर थी, मेरे को अच्छे से याद है मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी। लेकिन इसमें मैं रहा कहाँ था, फेल हुआ था मैं इसमें टाइपिंग में। इसमें आपको पता है 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगते हैं। तो इसमें मैं टाइपिंग में रह गया, तो टाइपिंग नहीं हुई, तो मतलब आपको पता है क्वालिफाइंग में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फिर और जुनून से तैयारी की, मैं क्या इस बार नहीं हुआ तो अगली बार अपने बढ़िया ट्राई करते हैं, अगली बार सिलेक्शन लेंगे। तो फिर एग्जाम आया CHSL 2023 का। उस टाइम मेरी जो तैयारी थी वो बिल्कुल पीक पे थी। मतलब ऐसा था कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर ही दूंगा। मैंने मतलब पूरा, क्योंकि 2022 से 2023 एक साल आ गया और कोई काम था नहीं मेरे पास, तो मैं सिर्फ पढ़ता ही पढ़ता था और मैं अपनी तैयारी करता था। तो CHSL 2023 का एग्जाम आया, इसका प्री इजीली पास हो गया। उसके बाद आई मेंस की बारी। अब मेंस आया, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्ट डेट भी याद है मेरे को इसकी। 2 दिसंबर, हाँ 2 दिसंबर को इसका मेंस था। 2 दिसंबर को मेंस था। इसमें मेरे मार्क्स बने थे, रो मार्क्स हैं, 321 मार्क्स बने थे मेरे, जो बहुत अच्छा स्कोर था उस टाइम। 321 ऑफ 360, उस पेपर के लेवल का बहुत अच्छा स्कोर था। इस बार जो CHSL 2024 का, जिसमें मेरी ऑल इंडिया 19 रैंक आई है, उस पेपर का तो इस पेपर के सामने कोई लेवल नहीं था। बहुत ही इजी सा पेपर था 2024 वाला। तो ये जो पेपर था ना, इसका लेवल बहुत अच्छा था और इसमें ये स्कोर अच्छा खासा मैटर करता है। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई ये स्कोर सही में कुछ था। लेकिन इसमें फिर क्या हुआ, इसमें मैं 0.5 मार्क्स में कंप्यूटर से रह गया। कंप्यूटर आपको पता है क्वालिफाइंग होता है, अच्छे से याद है मेरे को। मैं 0.5 मार्क्स में कंप्यूटर से रहा था, टाइपिंग मेरी इसमें हो गई थी, लेकिन कंप्यूटर में रह गया। तो ये इतना स्कोर कोई काम का नहीं आया। ये कोई मायने नहीं रखता, ये ना मेरा कहीं ऐड होगा, ये ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये वैसे कोई मायने नहीं है। इसके बाद मेरी तैयारी मैंने और भी अच्छे से स्टार्ट की। CHSL 2023 का होने के बाद 24 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी। तो 2024 में कंप्लीट हो रही, सबसे पहला पेपर आया सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, अब सिलेक्शन पोस्ट में क्या है, उन्होंने ये मांग लिया कि जब तक फॉर्म का लास्ट डेट है तब तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। लेकिन तब तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं सिलेक्शन पोस्ट में बोला, मैंने 12th बेस की पे, 12th बेस का होता है जो, उस पे भरा मैंने। उस पे भरा तो उसमें मैंने 4 पोस्ट में भरा था टोटल। ठीक है, उसमें से 3 में मेरी कट ऑफ क्वालिफाई थी, मैं DV के लिए सेलेक्ट हो चुका था। बाद में जो भी मतलब एजुकेशनल वो सब मांगते हैं वो भी मेरी बाद में पास हुई। अब धीरे धीरे उनका रिजल्ट आ भी रहा है, पर इस पे मेरा फोकस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं सीजीएल में हो गया, तो ये तो मैं छोड़ ही दूंगा। पर एज ए बताने के लिए, ये पेपर भी मेरे 3 में पास थे। उसके बाद पेपर आया CPO का, वो भी भरा मैंने। उसमें मैंने प्री दिया, प्री मेरा पास था। फिजिकल देने में नहीं गया। फिजिकल देने में इसलिए नहीं गया क्योंकि यार CPO का फिजिकल कोई इतना इजी नहीं है भाई, अपने 10 दिन में तैयारी करें और पास कर लें। तो इसलिए मैंने CPO का फिजिकल नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम अगर मैं फिजिकल में फंस जाता तो मेरी सीजीएल की तैयारी डिस्टर्ब होती। तो मैंने इसका फिजिकल नहीं दिया, तो आगे मेंस की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हालांकि इसका प्री भी मेरा पास था। उसके बाद आया CHSL 2024, टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। CHSL 2024 दे के आया मैं, 18 नवंबर को मेंस था उसका। उसका मैंने आपको बता ही दिया, मैं डेली हर बार पेपर देने से एक दिन पहले जाता था, बढ़िया अपना एंजॉय करता था, रिलैक्स करता था। मैं सही में बहुत मूडी बंदा हूँ, मेरे को कोई मतलब ऐसा पेपर की टेंशन नहीं होती। मैं आराम से जाता हूँ, अपना चिल फन करता हूँ, रात को फुल एंजॉय करता हूँ। रात को मैक्सिमम बार मैं 2 बजे ही सोया था उस दिन, 2 बजे के आसपास, मतलब 1 1:30 2 बजे सोया था। उसके बाद मेरा सेंटर आया, मैं एग्जाम दे के आया। उसमें मेरे नंबर कितने बने, 300, हट जा, 341 मेरे रो थे जब पहली आंसर की आई। लेकिन उसमें एक रीजनिंग का क्वेश्चन था जो मेरे को 100% पता था मेरा सही होगा, जो SSC ने आंसर गलत मान रखा था। वो क्वेश्चन था भाई, ADNE, इनसे वर्ड बनाओ। तो एक तो सीधा सा बन रहा है डीन, जो कॉलेज में डीन होते हैं। डीन तो सबने बना लिया, लेकिन मैंने थोड़ा मतलब ऐसे ही मैं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ और हिस्ट्री में ठीक है, मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ी है। तो मैंने एक वर्ड पढ़ा हुआ था, डेन, DAN,
ई। ये जो डेन वर्ड है, इसका मतलब होता है नीदरलैंड। नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको डैन बोलते हैं, जैसे डेनिश पीपल होता है उसी हिसाब से ये डेन एक वर्ड है जो मतलब डिक्शनरी वगैरह में दिया हुआ है। तो इस पे मैंने फिर वो आरटीआई वो जो भी मांगते हैं ऑब्जेक्शन लगाया। तो उसका आपको पता है पहले तो पता चलता नहीं, अभी फिर इसका मेरे को पता चला जब इसका फाइनल रिजल्ट आया, तब मेरे जो डीईओ की कट ऑफ क्लियर हुई, डीईओ की कट ऑफ क्लियर हुई वो थी 345 के लमसम। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मेरे 341 नंबर थे तो मैं ये कट ऑफ कैसे क्लियर करता। लेकिन ये मेरी कट ऑफ क्लियर हुई है, तो मतलब एक क्वेश्चन कोई गड़बड़ हुई थी प्रोविजनल आंसर की में। तो वो क्वेश्चन बाद में जब रिजल्ट आया, अभी मेरे स्कोर कार्ड आया, तो उसमें पता चला मेरे रीजनिंग में 90 आउट ऑफ 90 है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो डेन वाला क्वेश्चन मेरा सही हो गया। अभी इसमें जो मैं डीओ में पद पे जो मेरा चयन हुआ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको सीएचएसएल 2024 का मैं अपना स्कोर कार्ड बता देता हूँ। मेंस का मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। मैथ्स में मेरे 90 आउट ऑफ 90। मैथ्स में मेरे यार मैक्सिमम मेरी मैथ हमेशा से अच्छी है। मेरे ट्यूशन के टीचर थे 9th-10th में, दिनेश आहूजा सर। उनको मैं थैंक यू बोलूंगा, जिस हिसाब से उन्होंने मेरा मैथ का बेस बनाया। मेरे को कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी भी मैं कभी मैथ में तंग हूँ। आराम से इजीली मेरा मैथ सब मैंने कवर कर लिया आराम से, मेरे को कोई कभी कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैथ में मेरे 90 आउट ऑफ 90 थे। रीजनिंग में वो क्वेश्चन सही होने के बाद 90 आउट ऑफ 90 हो गए। इंग्लिश में मेरे 120 आउट ऑफ 120 थे। ठीक है, और जीएस में देख लो आप कितने मार्क्स हो गए, 90 90 180, 180 300। तो जीएस में मेरे थे 41 मार्क्स आउट ऑफ 60। इसमें जो मेरे को सबसे बड़ी मूर्खता आती है, मेरा एक क्वेश्चन था इसमें नटराज वाला, नटराज की मूर्ति किसकी है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मैंने हालांकि ठीक है ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ था, मेरे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन थी विष्णु जी और शिव जी में। फिर बाद में मेरे को पता चला ये चोला एम्पायर के टाइम मिली थी, तो ये मैंने विष्णु जी कर दिया था इसका आंसर, पर वो गलत था। इसका आंसर है शिव जी। चोला एम्पायर के टाइम मिली थी ये शिव जी की। ये शिव जी की तांडव करते हुए जो फोटो है, जो मूर्ति है वो है। तो ये क्वेश्चन ये कि ये सिली मिस्टेक के कारण जो भी कहो ये मेरा गलत हो गया, तो इस कारण मेरे टोटल मार्क्स बने 345। ओ सॉरी रुको, 345 ना, हाँ 90 90 300, ये इसमें मेरे थे 45 मार्क्स। 45 मार्क्स आउट ऑफ 60, तभी 345 बनते हैं। ये सब था मेरा सीएचएसएल 2024 का स्कोर कार्ड। ठीक है, 90 90 130। ठीक है, उसके बाद आया सीजीएल 2024 का। उसके बीच में मैंने आईबीपीएस का एग्जाम भी दिया। मैंने सुना था कि बैंक का एग्जाम टफ होता है, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था, क्योंकि मैं मेन तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब भी तैयारी करता हूँ तो मैं कोई सब मतलब एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा, मैं अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मैथ कर रहा हूँ तो मैथ का चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कैट का आ जाए, सीडीएस लेवल का आ जाए, चाहे आईबीपीएस का आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आरएस का वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हो कि मतलब मैथ का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कम्पिटेटिव एग्जाम का, मेरा वो सही होना चाहिए, मतलब मेरे को वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, उस इसी हिसाब से मैं सारे सब्जेक्ट तैयार करता हूँ, चाहे वो मैथ है, चाहे इंग्लिश है, चाहे रीजनिंग है, चाहे जीएस है। जीएस तो मैं बहुत ही अलग लेवल पे पढ़ता हूँ, हालांकि मेरे सीजीएल में नंबर नहीं आए, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से मैंने जीएस पढ़ी हुई है, लूसेंट दिखाऊंगा मैं आपको अपनी। तो आईबीपीएस का ये आया। आईबीपीएस का मेंस दे के आया मैं, हनुमानगढ़ था। उसमें मैं पहले वो ले जाना भूल गया आधार कार्ड, फिर आधार कार्ड की कॉपी वगैरह जो भी है। ठीक है, तो आईबीपीएस का मैंने प्री दिया, प्री पास हो गया मेरा। उसके बाद मैं मेंस देने गया। आईबीपीएस का एग्जाम देने से पहले, मेंस देने से पहले मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई भी मॉक नहीं लगाया था। आज तक मैंने आईबीपीएस के 2 मॉक लगाए हैं और तीसरा मेन एग्जाम दिया है। ठीक है, आईबीपीएस का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स मानते हैं बैंक में। बैंक में सबसे टफेस्ट होता है आरबीआई का, वो तो चलो अलग ही लेवल पे है। उसके अलावा जो नॉर्मल एग्जाम्स में आता है, एसबीआई का एग्जाम सबसे टफेस्ट होता है। उसके बाद आईबीपीएस का एग्जाम ये होता है। आईबीपीएस मेंस पीओ, पीओ का 14 था, इस बार 14 है, अगले साल 15 होगा, ऐसे करते जाता है। तो पीओ मेंस 14 में मेरा मेंस भी क्लियर हो गया आराम से। उसके बाद मेरा इंटरव्यू था वैलेंटाइन डे वाले दिन। ये ठीक है, पहली बार मेरा, पहले तो क्या, चलो आपको क्या बताऊं, वैलेंटाइन डे वैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वैलेंटाइन डे 14 फेब को, 14 फेब को मेरा इंटरव्यू था जयपुर में। ठीक है,
थोड़ा सा मैं रास्ते से भटक गया हूँ, पर मेरे को यार मेरी जर्नी शेयर करना अच्छा लगता है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन मैं अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं शेयर करूंगा। आपको मोटिवेशन मिले, आप थोड़े प्रेरित हों, तो वो अच्छी बात है, वही मेरा मेन मोटिव है। तो इंटरव्यू का बताता हूँ मैं। इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले जाते ही, जो मेन पैनल मेंबर था, उसने जाते ही मेरे से पूछा बैलेंस शीट क्या होती है। अब देखो, मैं रह गया एसएससी बैकग्राउंड का, ठीक है। अब मेरे को बैलेंस शीट, ठीक है, मैंने एक आधी बार पढ़ा हुआ है, पर यार मैं क्यों ध्यान से पढ़ूंगा। मतलब ध्यान से तो पढ़ना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, पर मैं ज्यादा डीप घुस गया था। मैंने और चीजें पढ़ ली, जैसे रेपो रेट क्या है। उस टाइम मैंने सोचा ये क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो उन्होंने ये पूछा बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का तो मेरे को पता नहीं था। मैंने थोड़ा बहुत बताया कि सर क्रेडिट क्रेडिट डेबिट की जहाँ पे रिसिप्ट रखते हैं, ये वो, पर डे का। तो वो सर कहते हैं ये तो गलत है, दूसरा बताओ। तो उसके बाद तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। फिर उन्होंने बताया उसमें दो तीन चीजें होती हैं यार। क्या होता है, एक तो आईबीपीएस का यार, बैलेंस शीट में लैंड बोरोविंग और ऐसा ऐसा कुछ होता है बैलेंस शीट का, वो मैं देख के आपको बता दूंगा, कमेंट में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया। उसके बाद मेरे से मैम ने पूछा, उसके बाद सर ने पूछा मेरे से, लोकल क्वेश्चन पूछे मेरे से। जैसे गंगानगर का निवासी हूँ मैं, श्री गंगानगर का, शामगढ़ गांव है मेरा, ठीक है। शामगढ़ ये रायसीनगर के पास, रायसीनगर तहसील में पड़ता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा भाई मतलब आपके कितनी जमीन है। तो जमीन मैंने अपने इधर तो बीघा में चलती है, तो मैंने बता दिया जितनी भी बीघा जमीन थी मेरी। तो बाद में उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा कि 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं। तो वैसे तो ये जनरल नॉलेज है, पता होनी चाहिए, बट मेरे को सही बताऊं, मेरे को पता नहीं थी। तो मैंने कोई तुक्का भी नहीं मारा। इंटरव्यू में तुक्का मत लगाएं, क्योंकि सामने वाले को पता है अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको एग्जैक्ट आंसर पता है, तभी वो पूछ रहा है। तो तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप सोचो मैं तुक्का लगा के निकल जाऊं, वो कोई बात नहीं है। तो मैंने सीधा मना कर दिया, मैं कहा सर मेरे को नहीं आता। अच्छा, सर कहते तो आपको यही नहीं पता। फिर सर कहते चलो आप ये बताओ भाई, आपके उधर क्या मतलब बीजान क्या होता है। तो बीजान का मैंने बता दिया भाई, कपास होता है और गेहूं होता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, राइस होता है, जोना बोलते हैं जिसको। मैंने वहां पे भी जोना ही बोला था, क्योंकि अपनी लोकल भाषा में इसको जोना बोलते हैं। बाद में मैंने कह दिया कि राइस होता है। तो सर ने मेरे से फॉलो अप क्वेश्चन पूछा भाई, कपास और नरमा, इनमें क्या अंतर होता है। आपके इस साइड क्या बीजते हैं सबसे ज्यादा। तो मैंने कहा नरमा बीजते हैं, कपास नहीं बीजते, कपास कम ही लोग बीजते हैं। तो सर ने पूछा भाई कपास क्यों नहीं बीजते, कपास में ऐसा क्या है भाई, कपास क्यों नहीं बीजते, कपास का तो रेट भी ज्यादा रहता है। तो मैंने सर को बताया सर कपास की एक तो खेती ज्यादा समय की होती है। कपास और नरमे में वैसे उन्होंने अंतर पूछा था, तो अंतर मैंने बता दिया भाई, ये 3 पेटल का फूल होता है इसका, ठीक है। लंबे रेशे होते हैं इसके, लंबे रेशे। और नरमा में 4 पेटल का फूल होता है और छोटे रेशे होते हैं। तो इन्होंने मेरे से पूछा भाई कपास की खेती क्यों नहीं करते, नरमा की क्यों करते हैं। तो मैंने बता दिया इसमें कि कपास की खेती लंबे टाइम की होती है, ठीक है, और एक इसमें मेहनत ज्यादा है। लंबे टाइम की होती है इसलिए आगे अगर अब इस कपास बीज लिया, तो आगे गेहूं या सरसों जो भी बीजनी है, वो फसल लेट हो जाएगी। तो जितनी कपास में बचत नहीं हुई, उससे ज्यादा गेहूं में नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये सब क्वेश्चन पूछा। उसके अलावा मैम ने भी क्वेश्चन पूछे एक दो, अपनी बीएससी से रिलेटेड, वो भी मैंने थोड़े बहुत बता दिए। सीक्वेंस एंड सीरीज का था, तो उसमें एपीजीपी और वो सब मैंने बता दिया। उसके बाद सर ने पूछा करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैं अखबार वगैरह पढ़ता रहता हूँ। और इंटरव्यू में नॉर्मली जो ऊपर ऊपर के करंट अफेयर हैं वही पूछे जाते हैं। तो उस टाइम ट्रेंडिंग था चेस चैंपियन। तो सर ने चेस चैंपियन का नाम लेते ही मैंने बता दिया, अभी डी गुकेश जीते हैं, डी गुकेश डोमा राजू। वो अच्छी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए, इन्होंने हराया है डिंग लिरेन को, चाइना के। तो सर के फॉलो अप क्वेश्चन था भाई डिंग लिरेन कहाँ से है, तो मैंने हाथों हाथ बता दिया, चाइना। उसके बाद जो पैनल का लास्ट मेंबर था, लास्ट मेंबर सर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि इसमें कितने वो, इस बार नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं। तो इस बार नेशनल गेम्स हो रहे हैं उत्तराखंड में। बस इतने ही इंटरव्यू के क्वेश्चन थे। बट जो पहला जो मैंने क्वेश्चन गलत किया था बैलेंस शीट वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो पैनल भी सबसे, पैनल के मेन मेंबर जो बीच में बैठते हैं, उन्होंने पूछा था। उन्होंने बार बार इसको पॉइंट आउट भी किया था। तो देखो अब रिजल्ट आता है क्या होता है। ये तो था मेरा आईबीपीएस का। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी डिटेल से, ये इसलिए बता रहा हूँ क्यों कि एसएससी, 3 तरह के एग्जाम मैंने पास किए हैं, एसएससी, आईबीपीएस जो कि बैंक में आता है,
और अभी जो मैंने लेटेस्ट रिसेंट में पास किया है वो है RAS प्री का। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से वीडियो बनाऊंगा RAS प्री के ऊपर, क्योंकि ये बहुत, मतलब मेरे लिए खुद के लिए पर्सनल अचीवमेंट, बहुत बड़ी पर्सनल अचीवमेंट है। क्योंकि इस बार आप जहाँ भी देखेंगे सबको सब यही कह रहे हैं कि RAS प्री का पेपर इस बार सबसे डिफिकल्ट आया था आज तक के इतिहास में। RAS प्री का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। जो लोग 3-4 साल से, जो लोग अपनी मेहनत करें, कड़ी मेहनत, उनका भी मतलब नहीं हुआ बाई चांस। तो लेकिन मेरा ये बिना प्रिपरेशन के क्लियर हुआ है। मैंने आज तक कभी भी स्टेट का कोई एग्जाम के लिए तैयारी नहीं की। ठीक है, मेरे को ऊपर ऊपर से अपने स्टेट की हर एक को नॉलेज होती है, उतनी नॉलेज मेरे को थी। मैंने ये सिर्फ किया है SSC की तैयारी की बदौलत पास। SSC की जो भी मैंने तैयारी की उसकी बदौलत ये मेरा एग्जाम पास हुआ है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये IBPS वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो SSC के एग्जाम का पैटर्न बहुत अलग है। SSC सीजिल की आप तैयारी कर रहे हो तो आपका SSC का सिलेक्शन पोस्ट भी क्लियर होना चाहिए, मैं मानता हूँ ऐसा। CPO भी क्लियर होना चाहिए, CHSL भी क्लियर होना चाहिए, और CGL तो होना ही होना है क्योंकि उसकी आप तैयारी कर रहे हो। क्योंकि ये एग्जाम तो आप जब SSC की तैयारी कर ही रहे हो तो ये एग्जाम तो आपके पास होने ही चाहिए। उसके बाद IBPS की है, तो ये IBPS वाला अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। RS प्री का 2 फरवरी को पेपर था। ठीक है, 2 फरवरी को पेपर था। और 18, मैं CGL का बता देता हूँ, CGL के साथ ही इसको कंबाइन करूंगा क्योंकि CGL के जस्ट बाद और उसी से इंटर रिलेटेड ये है। तो अभी CGL 2024 का एग्जाम देने गया था मैं, जिसका प्री हुआ था मेरा शायद 26 सितंबर वाली शिफ्ट थी मेरी। 26 सितंबर वाली शिफ्ट थी शायद। उसमें अच्छा खासा स्कोर जो भी था अच्छा ही था, 171 के आसपास मेरे मार्क्स थे। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मेरा पुराना फोन खराब हो गया तो उसमें मेरे सारा डाटा था जो चला गया। इसमें मेरे को इतना अच्छे से याद है कि जीएस में मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 25। तो जिससे मेरे मार्क्स बने 38 आउट ऑफ 50। ये मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, लेकिन ये जो एक्यूरेसी है ये मैटर करती है। जीएस में 100% एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। जीएस में 100% एक्यूरेसी आती नहीं बहुत सारे बच्चों की, जो मेरी इसमें प्री में आई। हालांकि मेंस में मेरी जीके बहुत ही खराब हुई, लेकिन ठीक है, प्री में जो भी मैंने किया तो वो अच्छा है। उसके बाद CGL 2024 मेंस 18 जनवरी 25, सेंटर आया मेरा अहमदाबाद। इस बार सेंटर SSC ने बहुत दूर दिए थे, क्या बताऊं, SSC भी अलग ही खेल खेलती है। अहमदाबाद 18 जनवरी 2025 की शिफ्ट में। इसमें मेरे स्कोर कार्ड बता देता हूँ मैं आपको। जो अभी तो फाइनल आंसर की आई नहीं, और अभी रिजल्ट पे भी थोड़ा चल ही रहा है डाउट्स। जो भी है SSC अपनी गलती सुधारे, जो भी गलती हुई है नहीं हुई वो SSC वालों को पता है। जो भी बाकी टीचर्स और कर रहे हैं, तो वो हो सकता है मतलब हर बच्चे के लिए अच्छा ही हो जो भी रिजल्ट आए, फाइनल रिवाइज रिजल्ट आए। तो इसमें स्कोर कार्ड बता देता हूँ मैं आपको CGL मेंस का। CGL मेंस में मेरे रो मार्क्स बता रहा हूँ मैं आपको, 18 जनवरी की शिफ्ट के रो मार्क्स 18 जैन। तो उसमें मेरे मैथ, रीजनिंग, उसके अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। मैथ में मेरे थे 82 आउट ऑफ 90। 2 क्वेश्चन उनमें से एक सिली मिस्टेक के कारण और एक थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ होगी तो वो गलत हो गया। रीजनिंग में मेरे आए 87 आउट ऑफ 90। इंग्लिश में मेरे बहुत ही बढ़िया मार्क्स, बटा में बटा, 100% एक्यूरेसी, 135 आउट ऑफ 135। और GS में मेरे मार्क्स कितने आए यार, 27 मार्क्स थे सिर्फ 75 में से। हालांकि मेरी तैयारी बहुत उच्च लेवल की थी, पर मेरे मार्क्स इतने ही आए। इस बार अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है, लेकिन थोड़ा सा इस बार GS का पेपर अजीब आया था। मतलब ऐसा पेपर अपने एक्सपेक्ट नहीं करते भाई, इस टॉप लेवल का एग्जाम हो रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। IAS UPSC के जो पेपर क्वेश्चन होते हैं उस लेवल के। अब आप ईयर पूछ रहे हो, अब कोई एक्सपेरिमेंट, कोई डिस्कवरी हुई, नॉर्मल सी डिस्कवरी है, तो उसका ईयर का कोई मतलब थोड़ी है यार। ऐसे ईयर के याद करने जाओ तो बहुत, चलो वो जो भी है खैर। मेरे 27 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए GS में, जिस कारण मेरा रो स्कोर बना 331। इस बेस पे मेरे को पहले जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, जब पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ाई, तब तो ऐसा लग रहा था कोई सी भी पोस्ट मिल जाएगी, कोई सी भी पोस्ट मिल जाएगी। पर फिर भी मैंने सबसे पहली जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी वो मैंने भरी B16 की। B16 सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। क्योंकि देखो मेरे को दोनों ही चीजें चाहिए। ठीक है भाई, मेरे को एक तो आपने पास में होम पोस्टिंग के आसपास चाहिए,
भाई नोट तो कम से कम मिले, ठीक है। और मेरे को लेवल 7 की भी पोस्ट चाहिए थी। हालांकि मैं कोई छोटी पोस्ट भरता तो मेरे को बिल्कुल होम ही मिल जाती, यही हो सकता है बीकानेर में ही मिल जाती, पर मेरे को लेवल 7 की पोस्ट चाहिए थी। और साथ में B16 की में वर्दी भी है। तो वर्दी का तो आपको पता है, अलग ही रोब होता है, 3 स्टार है इसमें, ठीक है। तो मैंने ये GST इंस्पेक्टर की भरी। तो अभी मेरे को GST इंस्पेक्टर अलॉट हो गया। तो अभी उसके मैं फिजिकल की तैयारी भी कर रहा हूँ और अपना जो भी आगे इम्प्रूव कर रहा हूँ। RS प्री मेरा पास है, उसकी भी मैं लगा हुआ हूँ। RS प्री का भी बता देता हूँ मैं आपको एक बार, अब जब वीडियो चल ही रही है तो। 18 जनवरी की जो शिफ्ट थी ना CGL की, उसमें क्या हो गया, टाइपिंग में होगी मिस्टेक। टाइपिंग में पैसेज आ गया, अनलिमिटेड पैसेज। SSC पता नहीं क्या करती है यार, एक एक ही एग्जाम है, 2 ही तो शिफ्ट है, उसमें भी आप ये कर रहे हो, आपके पता नहीं किस नशे में खो के बाबू पेपर बना रहे हैं, जो भी पेपर बनाने वाले हैं। अनलिप तो 18 जनवरी वाली शिफ्ट थी टाइपिंग की, वो फिर कैंसिल होगी। उसके बाद वापस रीटाइपिंग हुई 31 जनवरी को। वही मैं एक दिन पहले गया, आराम से मैंने एंजॉय किया, उसके बाद मैं टाइपिंग दे के आया। फिर 1 तारीख को भी मैं वहीं पे था, 1 फेब को। 1 फेब को मैं रात को चढ़ा हूँ, 5 बजे सुबह पहुंचा हूँ। 2 तारीख, अब तारीख आ गई है, 2 2 फेब, जिस दिन RS का एग्जाम है, RS प्री का एग्जाम है। 2 फेब को मैं सूरत। सो है गाइस, जैसा कि आपने देखा कि ये मेरी जर्नी वीडियो थी, कैसे मैंने जो भी एग्जाम्स दिए सारे पास किए, किस हिसाब से आप तैयारी करें, आप टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, एक सब्जेक्ट के पीछे जाएं कि इस सब्जेक्ट का मेरे पास कोई भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, चाहे बैंक का, कैट का, एसएससी का, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, कोई कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन मेरा क्लियर होना चाहिए अगर मैंने ये टॉपिक किया है। इस हिसाब से आप तैयारी करें। बाकी मैं आगे सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, जीके की, इंग्लिश की, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सारी स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आ रहा हूँ कि किस हिसाब से मैं आप उसमें एसएससी में तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है इंस्पेक्टर साहिल चौधरी, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के, और मेरे चैनल की डिटेल्स में भी मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है आगे से आगे उनके पास शेयर करें, ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुंचे, उनको हौसला मिले, मोटिवेशन मिले कि कैसे आप एक बार एक एग्जाम क्लियर करने की बात है दोस्तों, उसके बाद आप एग्जाम की लाइन लग जाएगी, जितने भी एग्जाम देंगे आप सारे पास हो जाएंगे, सिर्फ आपको एक एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद पास ही पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आगे से आगे वीडियोस बना के लेते आता रहूँ। थैंक यू।